दोस्तों, बेबीलोन शहर जो कि एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था, वहाँ पर तरकत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने वहाँ के लोगों से इतना लोन ले रखा था कि उसे चुकाने के लिए अब तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वह एक दिन भूखा बेबीलोन की गलियों में घूम रहा था। अचानक उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम था देबजीर। देबजीर ऊँटों का व्यापारी था और तरकत ने देबजीर से सबसे ज्यादा उधार ले रखा था और हमेशा वो देबजीर से बचता रहता था कि कहीं वो अपने पैसे वापस न मांग ले। तभी देबजीर तरकत को देख लेता है और उससे बोलता है कि अरे तरकत, कैसे हो तुम? अच्छा हुआ आज तुम मुझे मिल गए, मुझे पैसों की जरूरत भी है, तो आज तुम मुझे 2 तांबे के और 2 चांदी के सिक्के दे दो जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब तरकत देबजीर से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, बट आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो देबजीर बोलता है कि चलो मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तरकत उसके साथ नहीं जाना चाहता था, बट खाने के बारे में सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई कि शायद उसे भी कुछ खाने को मिल जाए। तो वह देबजीर के साथ चला जाता है। तो देबजीर सराय की तरफ जाता है। सराय उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना मिलता है। तो देबजीर तरकत को अपने साथ सराय में ले जाता है और सराय के मालिक से बोलता है कि मेरे लिए खूब सारा खाना लेकर आओ और मेरे दोस्त तरकत के लिए ठंडा पानी। ये सुनकर तरकत निराश हो जाता है कि सिर्फ ठंडा पानी, बट वो और कर भी क्या सकता था। तो देबजीर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और आसपास सराय में खाना खा रहे लोग भी कहानी की बात सुनकर उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। देबजीर बोलता है कि आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ऊँटों के व्यापारी बनने से पहले की है। क्या किसी को पता है कि पहले मैं सीरिया देश में गुलाम था? गुलाम। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं। देबजीर बोलता है कि मैं अपने पिता के साथ दुकान पर काम करता था, फिर मेरी शादी हो गई। मेरे में इतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाता था जितना मैं और मेरी बीबी अपना खर्चा निकाल सके। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो मैंने लोगों से पैसा उधार लेना स्टार्ट किया। मैं यंग था और न ही मुझे इतना एक्सपीरियंस था, तो मैंने लोगों से पैसा उधार लेकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लग गया। मैं जितना हो सकता था उधार चुकाता गया, बट एक टाइम के बाद मेरे लिए ये मुश्किल होता चला गया और उसके बाद मैं या तो घर का खर्चा चला सकता था या फिर उधार चुका सकता था। जिनसे मैंने पैसे उधार ले रखे थे वो लोग मेरे पीछे आने लगे और चीजें बद से बदतर होती चली गई। मैंने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और मैंने बेबीलोन शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया। और जब मैं बेबीलोन शहर छोड़कर दूसरे शहर में गया तो वहाँ जाकर मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिला और मैं डकैतों के समूह में शामिल हो गया। पहली बार तो हमें अच्छी लूट मिली जिसमें हमने सोना चांदी सब लूटा, बट दूसरी बार हमारी किस्मत खराब थी और हम पकड़े गए और वहाँ के लोगों ने मुझे 2 चांदी के सिक्कों में सीरिया के मुखिया को बेच दिया और मैं सीरिया में गुलाम बन गया। तो जिस सीरिया के मुखिया ने मुझे खरीदा था उसकी 4 बीवियां थी। उसमें से एक बीवी जिसका नाम सीरा था, उसने मुझे उसके ऊँटों की देखभाल के लिए रख लिया। सीरा की माँ बीमार थी तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ ऊँटों को लेकर चलो ताकि तुम इन ऊँटों की देखभाल कर सको, और देबजीर उसके साथ चला गया। तभी रास्ते में देबजीर ने सीरा से कहा कि मैं हमेशा से गुलाम नहीं था, बट मैंने कर्जा इतना ले लिया था कि मेरी आज ये हालत हो गई है। तो सीरा ने उससे कहा कि क्या तुम जिंदगी भर गुलाम बने रहना चाहते हो या फिर बेबीलोन जाकर वहाँ के लोगों का कर्ज चुकाकर वापस से एक शान की जिंदगी जीना चाहते हो? तो देबजीर बोला कि मुझे कर्ज चुकाना है। और एक दिन सीरा ने देबजीर की वहाँ से भागने में मदद की, उसे खाना पैक करके दिया जिससे वह रेगिस्तान में खाना खा सकता था। और देबजीर जैसे तैसे करके एक ऊँट लेकर सीरिया से भाग निकला और बेबीलोन की तरफ चल पड़ा और बड़ी मुश्किलों से वो कुछ दिनों बाद वापस बेबीलोन शहर पहुंचा। अब कहानी को रोकते हुए देबजीर तरकत से बोलता है कि इस तरह मैं सीरिया से भाग निकला और वहां आकर ऊँटों का व्यापारी बना। अब इस पर सराय में बैठे खाना खा रहे सारे लोग उससे बोले कि आगे आपने उन सबका कर्जा कैसे उतारा, ये तो बताओ। तो देबजीर कहानी वापस से शुरू करते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं हर उस आदमी से मिला जिससे मैंने कर्जा ले रखा था और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं जल्दी सबका कर्जा चुका दूंगा। और जैसे कि मैं ऊँटों के बारे में अच्छे से जानता था तो मैं उनकी देखभाल करने लगा, जिससे लोग मुझे चांदी के सिक्के देने लगे। और उसके बाद जब मैं पैसा कमाने लगा तो मैंने पैसों के 3 नियमों को अपनी लाइफ में उतारा और उन्हें फॉलो करने लगा। और वो 3 नियम इस तरह थे। पहला रूल ये था कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अलग रख दूंगा, क्योंकि वो मेरी सारी सेविंग्स है जो मुझे फ्यूचर के लिए काम आएगी, उन्हें मैं किसी भी हालत में खर्च नहीं करूंगा। दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी या मेरे बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी हो, तो मैं अपनी आमदनी का 70% अपने घर के खर्चे, कपड़े, खाने, इन सब पर खर्चा कर दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस हो पाए। मैं अपनी आमदनी से बचे हुए 20% को अपना कर्ज चुकाने में दूंगा और मैं 20% से धीरे धीरे करके सभी लोगों का कर्जा चुका दूंगा। और इस तरह मैंने पैसे के 3 नियमों का पालन किया और सब लोगों का कर्जा चुका दिया और आज मैं एक अच्छा ऊँटों का व्यापारी बना।
और ये कहानी सुनकर तरकत की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी ये प्रॉमिस किया कि आज से वो भी खूब मेहनत करके बाकी लोगों का कर्जा चुका देगा। और फिर देवजीर ने तरकत को भी अच्छे से भरपेट खाना खिलाया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम लोग अपनी डिजायर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं। वो दुनिया भर के लोन सर पर ले लेते हैं, जिससे धीरे धीरे हम लोन के जाल में फंसते चले जाते हैं और उसे चुका पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जितना कमाते हैं उसे सही ढंग से खर्च करना चाहिए। दोस्तों मैं अब आपको इस अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से 2 और अमेजिंग स्टोरीज बताने वाला हूँ और उनके अलावा एक और स्टोरी जिसमें अर्कत ने अपने बेटे को पैसों के 5 अमेजिंग रूल बताए हैं, उसकी स्टोरी आप मेरे नए चैनल अपनी ग्रोथ पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से जाकर हमारे नए चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। पर उससे पहले ये 2 और अमेजिंग स्टोरी है, उन्हें देखते हैं। स्टोरी नंबर 1। दोस्तों अर्कत जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था, लोग अक्सर उससे पूछा करते थे कि हम कैसे अमीर बने। तो अर्कत अपने महल में एक मीटिंग रखता था जहां पर लोग उसे सीखने आते थे कि अमीर बनने के नियम क्या हैं और वो लोगों ने जो जो गलतियां की है उन्हें भी डिस्कस करते थे। तो उस मीटिंग में एक आदमी खड़ा हुआ और वो बोला कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो आदमी बोला कि मैं जानवरों का खरीदार हूँ, मैं ऊंट घोड़े बकरियां अक्सर खरीदता रहता हूँ। वो बोला कि एक बार मैं ऊंट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था बट मुझे कुछ हाथ नहीं लगा और मैं निराश होकर वापस जब बेबीलोन आया तो मैं काफी लेट हो गया था। तो बेबीलोन शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो मैंने फिर रात बाहर ही निकालने का सोचा। तभी मैंने एक बूढ़े किसान को देखा, शायद वो मेरी तरह अंदर नहीं जा पाया था। वो मेरे पास आया और मुझसे बोला कि आपके जानवरों के खरीदार हैं। तो मैंने उससे बोला कि हाँ। तब वो किसान बोला कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे जल्दी वापस घर लौटना है, आप मेरी भेड़ें खरीद ले तो मुझे सुबह तक का वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं जल्दी वापस घर के लिए निकल जाऊंगा। मैंने सोचा कि मुझे इतने दिन में अच्छे ऊंट तो नहीं मिले, चलो भेड़े ही खरीद ली जाए। वो किसान मुश्किल में था इसलिए उसने जो कीमत मांगी वो भी सही थी। अब टोटल 900 भेड़े थी। तो मैंने उस किसान से कहा कि मैं पहले सारी भेड़े गिनूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस पर किसान बोला कि आप मुझे अभी 2/3 पैसा दे दें और मेरे नौकर आपके पास रहेंगे और सुबह होते ही जब आप भेड़े गिन लोगे तो वो बाकी के पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। बट मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे घर जल्दी जाना है। परंतु मैं माना नहीं और मैंने किसान को बोल दिया कि मैं सुबह ही सारी भेड़ें गिनूंगा और उसके बाद ही पैसे दूंगा। और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने उस सौदे को नहीं किया। और जब सुबह हुई और शहर के गेट खुले तो वहाँ के लोग आए और उन भेड़ों को 3 गुना प्राइस पर खरीद लिया और उस किसान ने उन भेड़ों को 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा भी सही। अब ये देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ कि अगर मैं अपनी जिद पर नहीं अड़ा रहता तो मैं उन भेड़ों को रात में खरीद लेता तो मैं सुबह उन्हें 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता था। तो इस स्टोरी से हमें ये लर्निंग मिलती है कि अगर हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रहा है और हम पूरी तरह श्योर हैं तो हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सही टाइम आने दो, बट एक्चुअल में सही टाइम कभी आता ही नहीं है और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है और बाद में हमें बस पछतावा ही होता है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इस बुक की तीसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। उस मीटिंग में जो अर्कत लेता था उसमें एक और आदमी खड़ा हुआ जो व्यापारी था और वो बोला कि मैं भी अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और वो बोला कि जब मैं जवान था और मेरी शादी हुई थी और मैंने जस्ट पैसा कमाना स्टार्ट ही किया था तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और मुझसे बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर में तुम्हें मदद मिले और जो मैंने गलती की है वो तुम ना करो। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे दोस्त का बेटा एक जमीन लेने वाला है जो शहर के पास है, वहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच सकता है तो वो अभी सस्ते में मिल रही है, बट उसने जो योजना बनाई है वो जैसे तैसे उस जमीन पर पानी पहुँचाएगा और बाद में जब वो जमीन उपजाऊ बन जाएगी तो वो उसे महंगे दाम में बेच देगा। अब व्यापारी बोला कि मेरे पिता के दोस्त का बेटा जो ये काम करने जा रहा था उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस जमीन को खरीद सके, तो वो कुछ पार्टनर ढूंढ रहा है। और मेरे पिताजी बोले कि वो चाहते हैं कि मैं उसमें पार्टनरशिप कर लूं और अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा उसमें इन्वेस्ट कर दूं। अब व्यापारी बोला कि मेरी अभी शादी हुई थी, मैंने कमाना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सोच विचार करूंगा, बट मेरे पिताजी बोले कि एक अच्छा अवसर है, इसे गवा मत देना। अब व्यापारी यंग था तो वो अपने दोस्तों को देखता है कि उनके दोस्त अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। मैं भी चाहता था कि मैं और मेरी पत्नी पैसे खर्च करें, तो हम अपना सारा पैसा इन चीजों पर खर्च करने लगे और हम इन्हीं चीजों में फंसे रह गए और मैंने उस टाइम इन्वेस्ट नहीं किया और बाद में वो प्रोजेक्ट काफी सफल साबित हुआ। तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करने में काफी देरी कर दी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है और मुझे उसी वक्त इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। तो दोस्तों इस स्टोरी से भी हमें यही लर्निंग्स मिलती है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है बट हम डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं और वो मौका हमारे सामने से निकल जाता है। इसलिए हमें बिना देरी के अभी से इन्वेस्टिंग पर जोर देना चाहिए, चाहे कम पैसे से ही क्यों ना स्टार्ट करो, बट लेट नहीं होना है।
तो दोस्तों ये थी 3 अमेजिंग स्टोरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से। और अगर आपने इस बुक का पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें अर्कत कैसे सबसे अमीर इंसान बनता है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और हमारे नए चैनल अपनी ग्रोथ को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।